हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चन को, जो कि पिछले वर्ष में सीटेट में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम पेपर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इंग्लिश के पेडागोजी के क्वेश्चन को। तो आप अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास के साथ जुड़े रहें, शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें, क्योंकि शिक्षा सिंधु में आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और फ्री में सारे नोट्स भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप शिक्षा सिंधु के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे शिक्षा सिंधु को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जो डेली आपकी क्लास होती है उस क्लास का PDF और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। तो अगर आप फ्री में सारे सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे सीटेट में पहले पूछे गए क्वेश्चन को। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2011 के इंग्लिश के प्रश्न को। हम लोगों ने 2021 में जो दोस्तों ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उनके प्रश्न भी सॉल्व किए हैं। आज हम 2011 के पेपर 1 के लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लैंग्वेज 2 इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और शुरू करने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सॉल्व करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका सिलेबस क्या है, ये भी आपको पता चलता है क्वेश्चन को देख के कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत से लोग इंग्लिश से बहुत डरते हैं, लेकिन आपके सामने जो आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पहले पूछा जा चुका है उसे आप देख सकते हैं कि वो कितना इजी क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स क्या होता है। यानी रेमेडियल टीचिंग जो होती है वो होती है एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका क्या मीनिंग होता है? क्या इसका मतलब होता है डायग्नोसिस एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, या फिर टीचिंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, या फिर एक्स्ट्रा कोचिंग ऑफ पेरेंट्स, या फिर टीचिंग फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। क्या होता है रेमेडियल टीचिंग? दोस्तों, हमने जो हिंदी में पढ़ा था, जो CTP में बाल विकास के शिक्षण शास्त्र में, बाकी हर जगह जो आप हिंदी में जानते होंगे उपचारात्मक शिक्षण, उसी को कहते हैं इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग। और फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट के बारे में मैं आपको पहले बताई हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है क्या, सम्मेटिव असेसमेंट। यानी यहाँ पे बात हो रही किस असेसमेंट की, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, बच्चे का रेमेडियल टीचिंग किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। यानी रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि पता लगाना, डायग्नोसिस करना और एड्रेसिंग करना गैप्स को, जो कि अधिगम के बीच में होता है, लर्निंग के बीच में होता है। उस गैप का, बच्चों के अधिगम में जो गैप रहता है उसका डायग्नोसिस करना, उसका उपचार करना, निदान करना, ये होता है रेमेडियल टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अगला प्रश्न है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है दोस्तों, अगर इसे हिंदी में समझे तो हिंदी में इसे कहते हैं समावेशी कक्षा। उम्मीद है कि ये हिंदी जानकर आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। इंक्लूसिव क्लासरूम यानी समावेशी कक्षा, जिसमें हर एक प्रकार के बच्चे साथ में हों। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सा वैल्यू एसोसिएटेड होता है? कंपटीशन, एनवी, सिंपैथी, या फिर कोलैबोरेशन। तो दोस्तों, इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम हमेशा क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। यानी बच्चे कोलैबोरेट करके, बच्चे सामूहिक रूप से मिल करके किसी चीज़ को सीखते हैं, यानी इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल्स इज टू। मैकेनिकल ड्रिल्स का एम क्या होता है? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दोस्तों आप ये भी समझ सकते हैं कि मैकेनिकल ड्रिल्स क्या होता है। ये सब फ़ायदे होते हैं कुछ
प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के प्रीवियस ईयर की। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रेंथ द रोट लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर। दोस्तों हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उतना क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये तो ज़रूर याद हो गया होगा कि रोट लर्निंग कभी भी लर्नर को नहीं करवाना है, कभी भी शिक्षार्थी को रट्टा नहीं मरवाना है। रट्टा नहीं मरवाना, इसको कहते हैं रोट लर्निंग। तो रोट लर्निंग पे कभी ध्यान नहीं देना जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इनकरेजिंग क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज एमॉन्ग द लर्नर। हमेशा याद रखिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है कि हमें क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। किस चीज़ के लिए, क्रिएटिव यूज़ के लिए, भाषा के क्रिएटिव यूज़ के लिए हमेशा शिक्षार्थियों को इनकरेज करते रहना चाहिए। इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ द लर्नर और इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द लर्नर। तो दोस्तों मैकेनिकल ड्रिल्स का जो एम होता है वो एम होता है कि बच्चे को इनकरेज करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना क्रिएटिव यूज़ के लिए, लैंग्वेज के क्रिएटिव यूज़ के लिए। ये होता है मैकेनिकल ड्रिल्स का एक एम। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है लर्नर्स आर इन्वॉल्व इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क एंड होल क्लास वर्क बिकॉज दीज provides the learner enough opportunities to relax in a language classroom, या फिर have the sole aim of introducing variety in a language classroom, या फिर enable the already overtaken teacher to preserve her energy thereby becoming more effective, या फिर afford the learner opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction। दोस्तों जहाँ कहीं भी रियल लाइफ जैसा वर्ड आए इसका मतलब उस ऑप्शन पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, देखिए प्रोवाइड द लर्नर इनफ अपॉर्चुनिटी टू रिलैक्स इन द लैंग्वेज क्लासरूम। ऐसा कभी नहीं है कि बच्चे को लैंग्वेज क्लासरूम में रिलैक्स करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। किया जाता है ग्रुप वर्क, होल क्लास वर्क या फिर पेयर वर्क के लिए, यानी ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा ऑप्शन है हैव द सोल एम इन इंट्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ अ क्लासरूम। ये ऑप्शन भी सही नहीं है, या फिर ये भी सही नहीं है कि एक शिक्षक को जो कि बहुत ओवरवर्क कर चुका है, बहुत काम कर चुका है, उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए ताकि वो आगे इफ़ेक्टिव काम कर सके, इसलिए भी ग्रुप वर्क या फिर पेयर वर्क नहीं करवाया जाता है। तो क्यों करवाया जाता है, क्योंकि it afford the learner opportunities to use the language in a focused manner for real life interaction, यानी वास्तविक जीवन में इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज को फोकस किया जाता है, यानी इसके लिए ग्रुप वर्क करवाया जाता है, पेयर वर्क करवाया जाता है, होल क्लास वर्क करवाया जाता है, इन सारी एक्टिविटीज़ को करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 139 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। कहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी निम्न में से कौन से कथन सही है। तो क्या जितने भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, क्या वो सभी एज ए असेसमेंट ही रहते हैं, या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या सिर्फ एक लेसन के बाद ही लेना चाहिए, या फिर while all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used for assessment too, या फिर formative assessment helps us to grade student into good, average, poor। दोस्तों हमें कभी भी बच्चों को ग्रेड नहीं प्रोवाइड करना है कि यू आर अ गुड, यू आर अ एवरेज स्टूडेंट या फिर तुम पुअर स्टूडेंट हो, ऐसा कभी नहीं करना है। यानी ये ऑप्शन भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, कि जब कभी भी फॉर्मेटिव टास्क का मतलब होता है इम्प्रूव करना क्या, टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो लिया जाता है इसका मेन वर्क होता है क्या, टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ यह असेसमेंट यानी आकलन के रूप में भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्हेन यंग लर्नर्स सीम टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड। यानी
एक विद्यार्थी है जो कि इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को खो रहा है किसी पाठ में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? क्या टीचर को एक स्टोरी सुनानी चाहिए और कंडक्ट करना चाहिए कोई इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी, या फिर टीचर को पूछना चाहिए उससे और कहना चाहिए कि वो चुपचाप बैठ जाए कुछ समय के लिए, या फिर अलाउ देम टू गो आउट और प्ले, यानी उसे कहना चाहिए कि बाहर जाओ, जा सकते हो और खेल सकते हो, या फिर आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए सो जाने के लिए कहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कोई लर्नर इंटरेस्ट खो रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर कोई लर्नर इंटरेस्ट खो रहा है तो टीचर को चाहिए कि उसे कुछ स्टोरी सुनाए, कुछ एक्टिविटी करवाए, जिससे बच्चे क्या होंगे, एक्टिविटी में अगर लग जाएंगे तो फिर वो उनके अंदर इंटरेस्ट जो होगा वो आ जाएगा उस सब्जेक्ट के प्रति, उस चैप्टर, उस लेसन के प्रति। यानी ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर कहीं पे समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट पे ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ शिक्षा सिंधु को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए होंगे तो। अगला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी यहाँ पे RTE की बात हो रही है दोस्तों, जो कि एक्ट कब लागू हुआ था? 2009 में। हैज़ इंक्लूडेड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जिसमें बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात की जा रही है एज वन ऑफ द एम ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज, यानी शिक्षा में बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात कर रहा है राइट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि 2009 में हुआ था। तो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, या फिर इट इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्कफोर्स, या फिर एवरी चाइल्ड ग्रोज रैपिडली बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, या फिर प्रॉपर हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल। तो कौन सा सबसे सही आंसर है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट सही आंसर है कि इट नर्चर्स द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक, साथ ही संवेगात्मक एस्पेक्ट को क्या करता है? नर्चर करता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट में ये बात कही गई है, तो सबसे सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आज का कि टीचर्स डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर डायरेक्टली बिकॉज, यानी एक शिक्षक है जो किसी नए शब्द का सीधे बच्चों को मीनिंग नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता है? क्या कारण हो सकता है इसका? क्या द लर्नर डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी बच्चे को ये पसंद नहीं आता है कि शिक्षक उसे शब्द का मीनिंग बता दे, या फिर इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी यह रोक देता है बच्चों को खुद से पता करने में, डिस्कवर करने में उस वर्ड के मीनिंग को पजल के द्वारा, क्लूज के द्वारा, या फिर लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी बच्चे खुद वर्ड के मीनिंग जानते हैं इसलिए शिक्षक नहीं बता रहा है, या फिर वोकेबुलरी विल नॉट बी इनरिच्ड, यानी शिक्षक की वोकेबुलरी अच्छी नहीं है इसलिए नहीं बता रहा है। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? शिक्षक डायरेक्ट क्यों नहीं मीनिंग बता रहा बच्चों को? क्योंकि यह बच्चों को दे रहा है मौका, ये प्रिवेंट कर रहा है लर्नर को किस चीज़ के लिए? डिस्कवर करने के लिए मीनिंग, किसके थ्रू? थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लूज, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंस ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। दोस्तों, लर्निंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक फॉर्मल लर्निंग होती है और दूसरी होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग। अगर हम विद्यालय में जाके बैठ के वहाँ पे पढ़ना लिखना सीखते हैं, वैसे लर्निंग हुई फॉर्मल लर्निंग। और अगर हम विद्यालय के बाहर अपने समाज में कुछ सीख रहे हैं, डायरेक्ट कोई हमें कुछ सिखा नहीं रहा, हम इनडायरेक्टली कुछ सीख रहे हैं, वो हुआ नॉन फॉर्मल लर्निंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन नॉन फॉर्मल लर्निंग के हैं। तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं? खाना पकाना सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बच्चे पेरेंट्स से सीख रहे हैं, यानी सिखाने वाले पेरेंट्स हैं, सीखने वाले बच्चे हैं, यानी पेरेंट्स के थ्रू बच्चे सीख रहे हैं, यानी ये फॉर्मल लर्निंग के अंदर आ जाता है। दूसरा ऑप्शन है
कि चिल्ड्रेन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम फ्रेंड्स, यानी बच्चे अपने दोस्तों से एक नया गेम सीख रहे हैं। यहाँ पे बच्चे किससे सीख रहे हैं? दोस्त से सीख रहे हैं, यानी ये भी एक तरह से फॉर्मल लर्निंग में आता है। और चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस लेसन, यानी किसी लेसन के थ्रू बच्चे कुछ सीख रहा है। यहाँ पे सिखाने वाला कोई नहीं है दोस्तों, उस लेसन के थ्रू क्या हो रहा है? बच्चा खुद से सीख रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है नॉन फॉर्मल लर्निंग के लिए। और चौथा ऑप्शन है चिल्ड्रेन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर, यानी चिल्ड्रेन जो है वो अपने आर्ट टीचर से सीख रहा है कुछ, यानी आर्ट टीचर उसे कुछ सिखा रहे हैं फिर बच्चा सीख रहा है, यानी ये भी आता है किसमें? फॉर्मल लर्निंग में, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। क्या आपको समझ में आया कि फॉर्मल लर्निंग क्या होता है, नॉन फॉर्मल लर्निंग क्या होता है? अगला प्रश्न है कि ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग, यानी ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क जो होता है, सामूहिक कार्य जो होता है प्रोजेक्ट का, वो किस चीज़ में मदद करता है, किस चीज़ के विकास में मदद करता है? क्या अ हाई लेवल ऑफ एम्बिशन टू अचीव, यानी एम्बिशन के हाई लेवल को अचीव करने में हेल्प करता है, या फिर कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है, या फिर कॉम्पिटिटिंग अमॉन्ग लर्नर टू एक्सेल इन एकेडमीज, या फिर गुड मेमोरीज इन द यंग लर्नर? कौन सा सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा दोस्तों किसमें? ग्रुप प्रोजेक्ट से क्या होता है? कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस सब में डेवलपमेंट होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आज का कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रमोट थिंकिंग स्किल इन चिल्ड्रेन, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन प्रमोट करते हैं बच्चों में चिंतन कौशल को विकसित करते हैं। चिंतन कौशल का विकास किस प्रकार से के प्रश्न से होता है? दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए फैक्चुअल क्वेश्चन, तो क्या बच्चे इसमें कुछ सोचेंगे? बस फैक्ट पे आधारित वो उसका आंसर दे देंगे, यानी फैक्चुअल क्वेश्चन में कभी भी थिंकिंग स्किल का विकास नहीं होता। क्वेश्चंस बेस्ड प्योरली ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, यानी पूरे के पूरे टेक्स्ट पर आधारित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उससे थिंकिंग स्किल डेवलप होगा? उससे भी नहीं होगा। अगला है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, यानी बच्चे अपने पर्सनल रिस्पॉन्स देंगे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। दोस्तों इसमें क्या होगा? बच्चे की थिंकिंग स्किल जो होती है वो डेवलप करेगी, यानी अगर बच्चों को पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चे क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे फिर जवाब देंगे, यानी वो कुछ सोचेंगे, कुछ थिंक करेंगे, जिससे उनकी थिंकिंग स्किल बढ़ेगी। और चौथा है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जो कि कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बस हाँ ना ऐसा कुछ जवाब, वन वर्ड आंसर जिसे बोल सकते हैं, इस टाइप के आंसर होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो ये भी नहीं होंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आज का कि स्टूडेंट्स नीड्स टू ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, ऑर्गेनाइज, ड्राफ्ट, एडिट्स एंड रिवाइज देयर वर्क इन अ प्रोसेस विच रिफ्लेक्ट, यानी एक बच्चा के क्या है, वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहा है अपने आइडियाज़ को, या फिर उसके बाद क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, फिर ड्राफ्ट कर रहा है, फिर उसे एडिट कर रहा है, फिर जो उसने किया उसका रिवाइज कर रहा है अपने कार्य का। तो इस सारे प्रोसेस मिलके बच्चा क्या कर रहा है? क्या बच्चा सोच रहा है? दोस्तों क्या सोचने में ऐसा होता है कि पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, सोचने में सीधा सोचते हैं, या फिर पढ़ने में सीधे कुछ पढ़ते हैं, उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ड्राफ्ट और एडिट जैसा कोई कार्य नहीं होता। और ना ही स्पीकिंग में कुछ ऐसा होता है, स्पीकिंग में भी लोग सीधा कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं। लेकिन राइटिंग स्किल्स जो होता है दोस्तों, इसमें ये सारे प्रोसेस आते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड, कि राइटिंग स्किल्स में क्या होता है, ये सारे इनके प्रोसेस हैं। सबसे पहले इसमें ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ आते हैं, फिर उन सारे आइडियाज़ को क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद उसे ड्राफ्ट किया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ सुधार अगर हो सके तो उसे एडिट किया जाता है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में बनके तैयार होता है उस चीज़ को रिवाइज किया जाता है। ये सारे किसके प्रोसेस हैं? राइटिंग स्किल्स के प्रोसेस हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखें इन प्रोसेस के नाम को, और साथ ही ये प्रोसेस किनके हैं? राइटिंग स्किल्स के हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखें।
अगला प्रश्न है, टीचिंग हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश बाय विच, यानी एक शिक्षक, टीचर्स हेल्प्स लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज इन इंग्लिश, यानी एक शिक्षक अपने बच्चों को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, इंग्लिश भाषा में अपने नॉलेज को बनाने में किस प्रकार से मदद कर सकता है। क्या शिक्षक गिविंग द लर्नर अ लॉट ऑफ असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट दैट विल लीड टू मच प्रैक्टिस, यानी बहुत सारे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे दे जिसके कारण क्या हो, बहुत सारे प्रैक्टिस करने हो। या फिर करेक्टिंग एवरी मिस्टेक ऑफ अ लर्नर मेक्स एंड गिविंग द रिलेवेंट रूल ऑफ ग्रामर एज इमीडिएट फीडबैक, यानी बच्चे अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो तुरंत उस मिस्टेक को सुधार देना चाहिए और साथ ही उससे रिलेटेड जो उससे रिलेवेंट रूल होते हैं ग्रामर के उसे बताना चाहिए। या फिर गिविंग एक्सटेंसिव लैंग्वेज ड्रिल्स इन विच लर्नर प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम मैकेनिकली, या फिर इन एबलिंग देम टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रायर नॉलेज एंड द न्यू नॉलेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को ना ही तुरंत गलती को सुधारना चाहिए, ना ही लर्नर को प्रैक्टिस लैंग्वेज आइटम्स बहुत सारे देना चाहिए, ना ही क्या करना चाहिए, बहुत सारा असाइनमेंट देना चाहिए। तो शिक्षक को करना ये चाहिए अपने लर्नर को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में कि उसे बनाने दे क्या रिलेशनशिप, पहले पूर्व जो उसका ज्ञान है प्रियर नॉलेज और बाद में जो उसका ज्ञान है उस दोनों के बीच क्या करे, रिलेशनशिप बनाने दे ताकि वो अच्छे से सीख सके। तो चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रीडिंग द कम्प्रीहेंसन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, यानी कम्प्रीहेंसन के रीडिंग को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे अचीव किया जा सकता है। टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे समझ जाएँ तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि टीचिंग लर्नर टू रन अ फिंगर और पेंसिल अंडर द लाइन बीइंग रीड, यानी पढ़ते समय किसी भी चीज़ को अच्छे से ग्रहण करने के लिए कैसे पढ़ना ज़रूरी है, कैसे पढ़ा जाता है। तो क्या जो लर्नर रहते हैं, जो शिक्षार्थी रहते हैं, जो विद्यार्थी रहते हैं, उन्हें जो लिखा हुआ है उसके नीचे ऐसे ऐसे अपना फिंगर और पेंसिल नीचे ले जाते रहना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। या फिर आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द टेक्स्ट लाउड, यानी बच्चों को कहा जाना चाहिए कि ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। या फिर हेल्पिंग लर्नर स्पीक वर्ड सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग, यानी बच्चे को कहा जाना चाहिए कि सभी वर्ड को सॉफ्टली पढ़ो। या फिर लर्नर्स रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, या फिर बच्चे जो है वो मौन रूप से साइलेंटली पढ़े और उस कॉम्प्रिहेंशन जो उनके मन में क्वेश्चन आए वो उस क्वेश्चन को पूछे। तो पढ़ने का, किसी भी चीज़ को अच्छे से अचीव करने का, अच्छे से ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लर्नर उस चीज़ को रीड करे साइलेंटली, साथ ही साथ अगर कॉम्प्रिहेंसिव उस कॉम्प्रिहेंशन से कोई क्वेश्चन अगर उन्हें पूछना हो तो वो उस क्वेश्चन को पूछे, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि अ टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द डोमेस्टिक सेंस विच शोज द फादर कुकिंग इन द किचन, द मदर कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड द सन स्विंग, व्हाट इज़ द कंसेप्ट कन्वेड, यानी एक टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब किया गया, एक बुक में डिस्क्राइब किया गया है एक घरेलू स्थिति को कि पिता क्या है, पिता खाना पका रहा है किचन में, माता काम करके आई है ऑफिस से और बच्चा जो है वो, बेटा जो है वो सिलाई कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है, डिवीज़न ऑफ लेबर एमंग सेक्सेस। दोस्तों हमारे समाज में या फिर यहाँ पे क्या होता है, अगर सेक्स के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा कभी भी सिलाई नहीं करेगा, पिता कभी भी किचन में खाना नहीं पकाएंगे और माता कभी भी बाहर से काम करके नहीं आएंगी, यानी यहाँ पे लेबर डिवाइड नहीं हुआ है अकॉर्डिंग अमॉन्ग सेक्सेस। तो क्या वर्क इज़ वर्शिप, यानी काम ही पूजा है, ये दिखाया जा रहा है। या फिर रिमूविंग जेंडर बायस, या फिर डिजिनिटी ऑफ लेबर, यानी इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जेंडर बायस को हटाया गया है, यानी लैंगिक जो जेंडर बायस जो है उसे हटाया जा रहा है। यहाँ पे लैंगिक भेदभाव जो कहते हैं उसको हटाया जा रहा है कि पिता खाना पका रहा है, माता काम कर रही है, बेटा सिलाई कर रहा है, यानी लैंगिक विविधता को यहाँ पे कम किया जा रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम किया जा रहा है।
तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, यानी जेंडर बायस को रिमूव किया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है आज की क्लास। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए, कितने आप समझे, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप ऑप्शन में ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। साथ ही साथ आप शिक्षा सिंधु के साथ ऐसे ही जुड़े रहें, उसे अपना प्यार देते रहें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी जो 2022 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का। तो दोस्तों शिक्षा सिंधु को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप सब लोग जुड़े रहें। हम फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपकी क्लास लाइव ली जा सके। कुछ कारण से नहीं ली जा रही है अभी, कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी क्लास फिर से लाइव ली जा सके। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए और शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।